नमस्कार छात्रों, आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय से संबंधित दूसरा प्रैक्टिस पेपर देख रहे हैं। इसमें आप प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी। तो चलिए देखते हैं। भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी? हांसी, झांसी, झूसी या झूसी। तो इसका आंसर होगा भक्तिन कहाँ की रहने वाली है? झूसी गांव की। बाजार दर्शन पाठ में लेखक डॉक्टर मिश्र से तात्पर्य यहाँ है जैनेन्द्र कुमार किसके साथ बाजार गए थे? लेखक, पत्नी, दोस्त या अकेले? तो वे पत्नी के साथ गए थे और खरीदारी का मूल कारण ही वह बता रहे थे कि पत्नी के कारण ही उन्होंने इतना सारा सामान खरीद लिया है। लुट्टन पहलवान किस उम्र में अनाथ हो गया? 9, 7, 11 या 5। तो आंसर हो जाएगा यहाँ 9। जाति प्रथा को किसका आधार नहीं बनना चाहिए? इसका ऑप्शन है समाज विभाजन, देश विभाजन, श्रम विभाजन या गृह विभाजन। तो ये है श्रम विभाजन का आधार जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए। कैमरे में बंद अपाहिज पाठ के कवि का नाम है क्या? रघुवीर सहाय, फिराक गोरखपुरी, कुंवर नारायण या आलोक धनवा। तो इसका आंसर हो जाएगा रघुवीर सहाय। महादेवी वर्मा को स्त्रियों का क्या करना अच्छा नहीं लगता? फैशन करना, सिर घुटाना, प्रेम विवाह करना या नृत्य करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर घुटाना, क्योंकि भक्तिन प्रत्येक गुरुवार को अपना चूड़ा कर्म अर्थात सिर घुटवा लेती थी। प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों का चयन कर कीजिए। सौदलकीकर मास्टर पढ़ाते थे क्या? मराठी या हिंदी? इसका आंसर हो जाएगा मराठी। रेडियो नाटक में नहीं होते क्या? संवाद या दृश्य। तो आंसर हो जाएगा दृश्य। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह या क्रोध। तो आंसर हो जाएगा उत्साह। हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार को कहते हैं। तो प्रवेश द्वार मतलब पहला युग कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का दिए गए ऑप्शनों में पहला युग है भारतेंदु। बच्चे खाली स्थान में होंगे किसमें? प्रत्याशा या निराशा। तो आंसर हो जाएगा प्रत्याशा। भक्तिन का वास्तविक नाम है दुर्गा या लक्ष्मण। तो आंसर हो जाएगा लक्ष्मण। सत्य और असत्य अगले प्रश्न में दिया है। कथन देखते हैं किस प्रकार से है। हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं है सही। इनकी आत्मकथा 4 भागों में या 4 भागों में लिखी गई है, जिनमें से एक भाग यहां दिया गया है क्या भूलूं क्या याद करूं। बच्चों सुंदर चित्र बनाओ आज्ञावाचक या आज्ञार्थक वाक्य है, सेंटेंस सही है क्योंकि यहां ऑर्डर देने का कार्य किया जा रहा है। बाण भट्टी की आत्मकथा के रचनाकार या उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है, कथन सही है। प्रयोगवाद का प्रारंभ सन 1943 या 1943 से हुआ है, सही है, और प्रारंभ करता है अज्ञेय। काला रंग अशुभ का प्रतीक है, तो ये भी सेंटेंस सही है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है, ये सेंटेंस गलत कथन है क्योंकि भारत के संविधान में किसी राष्ट्रभाषा को या हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में अंगीकृत नहीं किया गया है। भारत में या भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा के रूप में। अगला प्रश्न है सही जोड़ी या मैचिंग करना है। हरिवंश राय बच्चन, तो हरिवंश राय बच्चन का यहां मैचिंग हो जाएगा आपका किससे? आत्मपरिचय से। कुंवर नारायण है कविता की बहानी। रघुवीर सहाय के द्वारा लिखित पाठ का नाम है कैमरे में बंद अपाहिज। तुलसीदास के द्वारा जो पाठ लिखा गया है वह है कवितावली। शमशेर बहादुर सिंह की पाठ का नाम है ऊषा। पुस्तैनी का तात्पर्य है पैतृक या खानदानी, और पखवाड़े का तात्पर्य है 15 दिनों का समय। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। समाचार के अंतर्गत किसी घटना का नवीनतम और महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो इसे अपन कहते हैं क्लाइमैक्स। क्या कहते हैं इसे? क्लाइमैक्स।
अगला है शब्द गुण कितने प्रकार के होते हैं, तो शब्द गुण की संख्या यहाँ है 3। सूत्र में कही गई बात को विस्तार से लिखना अथवा समझाना क्या कहलाता है। क्योंकि अब हमें विस्तार से लिखना है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, भाव विस्तार। आंसर हो जाएगा भाव विस्तार या भाव पल्लवन। अगला है कथन, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अवधी। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है, तो यहां आंसर कल्पना रूपी बीज भी हो सकता है या आंसर हो सकता है शब्द रूपी बीज। क्या हो सकता है, शब्द रूपी बीज। चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था, तो चांद सिंह के गुरु का नाम क्या था, बादल सिंह। चांद सिंह के गुरु का नाम है बादल सिंह। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो नगर कितने हजार साल पुराना है, जो कि अभी प्री बोर्ड में पूछा गया है। तो ये लगभग 5000 वर्ष पुराना नगर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम, प्रश्नोत्तरों की ओर। प्रश्न है कवि के अनुसार संसार में किस व्यक्ति का महत्व अधिक होता है, तो यहाँ किस प्रकार के व्यक्तियों का महत्व अधिक होता है, जो संसार के बारे में ज्यादा ध्यान रखते हैं। ये आत्म परिचय से लिया गया है, पंक्ति है कि जग उनको भाता जो जग की निभाते। तो यहाँ जो जग के बारे में ज्यादा ध्यान रखते हैं या जग का ज्यादा ध्यान रखते हैं लोग या समाज, उन व्यक्तियों को पूछता है। अथवा प्रश्न है कवि के अनुसार मन और बच्चे में क्या समानता है, तो यहां मन और बच्चे दोनों क्या है, अपने और पराये का भेद नहीं रखते हैं। ठीक है, दोनों अपने और पराये का भेद नहीं रखते हैं, उनके लिए सभी चीजें क्या है, आकर्षण की योग्य है और उन्हें वह पाना चाहते हैं। प्रश्न क्रमांक 7, दूरदर्शन वाले दूरदर्शन पर क्या बोलेंगे, कविता के आधार पर उत्तर देना है। तो यहां दूरदर्शन वाले अपने आप को क्या कहते हैं, हम समर्थ शक्तिवान। क्या बोलते हैं, हम समर्थ शक्तिवान। तो ये दूरदर्शन वालों ने कहा है यहाँ, तो इसका आंसर यही लिखेंगे कि दूरदर्शन वाले दूरदर्शन पर अपने आप को बोलते हैं कि हम समर्थ शक्तिवान एक दुर्बल को लाएंगे, अर्थात एक अपाहिज को पकड़ करके उसका इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित करेंगे। अगला प्रश्न है उषा का जादू कब और क्यों टूटता है, तो यहाँ कब का आंसर है टाइम अपन को लिखना है। तो उषा का जादू कब टूटता है, जब सूर्योदय हो जाता है। ठीक है, उषा का जादू सूर्योदय होने पर टूट जाता है। और क्यों टूटता है, क्योंकि सूर्य की किरणों के प्रभाव के कारण या सूर्य के उगने के कारण आसमान में जो लालिमा छा जाती है कहीं ना कहीं वह समाप्त हो जाती है, इस कारण उषा का जादू टूट जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है लेखक के अनुसार आदर्श समाज के लिए क्या अपेक्षित है, तो यहाँ आदर्श समाज के लिए अगर हम पाठ के आधार पर देखें तो पाठ के आधार पर ये दिया गया है समता समानता और भाईचारा। क्या है आदर्श समाज के लिए, समता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए और भाईचारा होनी चाहिए। तो ये हम आंसर लिख सकते हैं कि लेखक के अनुसार आदर्श समाज के लिए 3 बातों का होना अति आवश्यक है, समता समानता और भाईचारा। इनके आधार पर ही एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। अथवा में प्रश्न दिया है लेखक के अनुसार कालिदास के समान ही अन्य अनासक्त कवि का नाम बताएं, तो यहाँ कालिदास के समान ही अन्य जो अनासक्त कवि है वह है सुमित्रानंदन पंत। क्या है, सुमित्रानंदन पंत। और यहाँ कबीर को भी एक अनासक्त योगी के रूप में पाठ में इंगित किया गया है। तो यहाँ पर वैसे हमारे हिसाब से आंसर कबीर आप लिखें कि कालिदास के समान ही एक अन्य कवि जो पाठ में चर्चा में आया है उसका नाम है कबीर, जिसे अनासक्त माना गया है। अगला प्रश्न है दिया गया है यहाँ कि प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य में अंतर लिखें। तो यहाँ पहला अंतर आप बड़े छोटे के हिसाब से लिखेंगे कि प्रबंध काव्य की कथा विस्तृत होती है, जबकि मुक्तक काव्य की कथा में केवल एक ही भाव होता है या उसकी कथा
संक्षिप्त होती है। प्रबंध काव्य में अनेक छंद, अनेक रस और अनेक प्रकार के सर्गों का प्रयोग मिलता है, जबकि मुक्तक काव्य में एक ही प्रकार के छंद और एक ही प्रकार की रसों का प्रयोग मिलता है। ये आप अंतर लिख सकते हैं। 8वां प्रश्न ने लिखा है अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो यह अलंकार की परिभाषा आप लिखेंगे अलंकरोति इति अलंकारः। क्या लिखेंगे? अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात वह जो अलंकृत करे। इसका तात्पर्य है वह जो अलंकृत करे, अर्थात ऐसी काव्य रचना जो काव्य की शोभा बढ़ाए उसे हम अलंकार कहेंगे। या हम लिख सकते हैं काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म अलंकार कहलाते हैं। ये आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य में अंतर लिखिए। तो पहला अंतर दृश्य और श्रव्य के अकॉर्डिंग ही बन सकता है कि दृश्य काव्य को या दृश्य काव्य का मंचन किया जाता है, अर्थात उसे देखा जा सकता है, जबकि श्रव्य काव्य को सिर्फ सुना जा सकता है, इसे देखा नहीं जा सकता। ठीक है। अब दृश्य काव्य की भेदों में नाटक और गीति नाट्य आते हैं, जबकि श्रव्य काव्य के भेदों में कहानी, उपन्यास, डायरी, पत्र लेखन आदि आते हैं। ठीक है। 8वां प्रश्न दिया है खंड काव्य और महाकाव्य में 2 अंतर लिखे। तो खंड काव्य मतलब छोटा रूप है, महाकाव्य मतलब बड़ा रूप है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि इस खंड काव्य में लेखक के जीवन की किसी एक घटना का ही वर्णन होता है, जबकि महाकाव्य में लेखक के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक की संपूर्ण घटनाओं का वर्णन होता है। खंड काव्य छोटा होता है, महाकाव्य बड़ा होता है। खंड काव्य में एक ही प्रकार के रस छंद या रस छंदों का प्रयोग मिलता है, जबकि महाकाव्य में कई प्रकार के रस और कई प्रकार के छंदों का प्रयोग मिलता है। अगला प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। लेखक के अनुसार बाजार की सार्थकता किसमें निहित है? तो बाजार की सार्थकता किसमें निहित है? यहां आप एक ही वर्ड में आंसर लिखना है आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदने में। बाजार की सार्थकता बाजार से आवश्यकता के अनुरूप वस्तुएं खरीदने में है। ठीक है। आप बाजार को सार्थकता तभी दे सकते हैं जब आप उससे आवश्यक वस्तुएं ही खरीदें, ना कि अनावश्यक वस्तुएं। 8वां प्रश्न दिया है ग्रीष्म ऋतु में लू की तपन से बचने का क्या उपाय है? तो ये आपको जर्नली सोच करके लिखना है कि ग्रीष्म ऋतु में जब भी आप गर्मी में जाएं पानी पी करके जाएं। ठीक है। और गर्मी से तुरंत आते ही पानी का सेवन ना करें। यह हमें कई सारी चीजें ऐसी ध्यान रखनी पड़ती है। अगला यहां प्रश्न दिया गया है स्थायी भाव और संचारी भाव में क्या अंतर है? तो स्थायी भावों की संख्या होती है 9 या 10, जबकि संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। प्रत्येक रस का एक ही स्थायी भाव होता है, जबकि एक रस के कई संचारी भाव हो सकते हैं। ठीक है। एक ही रस का एक ही स्थायी भाव होता है और एक रस के कई संचारी भाव हो सकते हैं। स्थायी भाव मन में स्थायी रूप से विद्यमान हो जाते हैं, जबकि जो संचारी भाव हैं उनका आना जाना लगा रहता है। 8वां में प्रश्न लिखा है कवित्व छंद की परिभाषा। तो कवित्व छंद की परिभाषा में आप सिर्फ एक चीजें याद रखें, ये मेनली वार्णिक छंद है और इसमें वर्णों की संख्या कितनी होती है? 31। तो हम लिखेंगे कि कवित्व छंद एक वार्णिक छंद है, इसमें 31 वर्ण होते हैं और 31 वर्णों में भी 16 और 15 पर क्या होती है? यति होती है। यति का तात्पर्य होता है विराम, अर्थात कॉमा का प्रयोग 16 वर्णों के बाद मिलेगा। तो कभी कभी ये ऑप्शन में प्रश्न पूछते हैं कि
कवित्व छंद में कितने वर्णों के पश्चात यति का प्रयोग किया जाता है? तो आप आंसर क्या लगाएंगे? 16। अथवा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। मातृभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर बताइए। तो मातृभाषा का तात्पर्य है कि व्यक्ति के जन्म के साथ उसके परिवार के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे मातृभाषा कहते हैं, जबकि संपूर्ण राष्ट्र के अधिक से अधिक लोगों के द्वारा जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रभाषा कहते हैं। मातृभाषा का चित्र कैसा होता है? संकुचित होता है या छोटा होता है, जबकि राष्ट्रभाषा का रूप कैसा होता है? व्यापक होता है या विस्तृत होता है। ठीक है। अगला है निम्न मुहावरों का अर्थ निकाल करके वाक्य में प्रयोग करें। जैसे राई का पहाड़ करना, ऊंट के मुंह में जीरा। राई का पहाड़ करना का तात्पर्य है कि बात को बना करके प्रस्तुत करना या बड़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करना। और ऊंट के मुंह में जीरा का तात्पर्य है अपेक्षाकृत कम वस्तु मिलना। अगला प्रश्न है लेखक क्यों पढ़ना चाहता था लेकिन दादा ने क्यों नहीं कह पाता था? दादा से क्यों नहीं कह पाता? लेखक क्यों पढ़ना चाहता था? इसका एक ही कारण है कि वो क्या करना चाहता है? नौकरी। क्या करना चाहता है? नौकरी। उसका मानना था कि जो हमारे पिता के पास था, ठीक है, पिता के पास था, वो हमारे पिता के समय नहीं रह गया। ठीक है। तो इसीलिए वह अपना जीवन चलाने के लिए क्या करना चाहता है? नौकरी। और नौकरी के लिए ही वह पढ़ना चाहता है। लेकिन जो दादा है, यहां दादा शब्द यहां पिता के लिए प्रयोग किया गया है। तो जो पिता है वह उसे क्यों नहीं पढ़ने देना चाहता था? क्योंकि वह क्या करना चाहता था? अपना यहां वहां घूम फिर करके अपने बालक को कार्य पर लगाए रखना चाहता था, ना कि स्वयं कार्य करना चाहता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है इंटरनेट की प्रमुख सीमाएं लिखिए। सीमाओं का तात्पर्य है कमियां लिखना है। तो इंटरनेट में जो कमियां दी गई हैं वह है कि इसमें क्या होता है? एक तो पहले हमारा होता है समय खराब। क्या होता है? समय बर्बाद होता है। समय बर्बाद का तात्पर्य यहाँ है कि जो भी कंटेंट हम खोजना चाहते हैं, हमें एक्यूरेट कंटेंट सही समय पर नहीं मिलता है। सही कंटेंट खोजने में हमें समय काफी ज्यादा मात्रा में खर्च करना पड़ता है। दूसरा हम लिख सकते हैं इंटरनेट का फ्री ना होना, या हम लिख सकते हैं खर्च की अधिकता। इंटरनेट फ्री नहीं है। ठीक है। तीसरा आप लिख सकते हैं पहचान। क्या लिख सकते हैं? पहचान की चोरी। मतलब तात्पर्य है कि आपको यह पता नहीं चलेगा कि कौन सा कंटेंट किसने पोस्ट किया है या किसने भेजा है, जिससे कहीं ना कहीं साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड होने के चांसेस बने रहते हैं। ये आपके इंटरनेट के दोष हो सकते हैं। अगला इसमें अथवा प्रश्न है जनसंचार के प्रमुख प्रकार लिखिए। तो जनसंचार के प्रमुख प्रकारों में आप क्या लिखेंगे? जैसे आपके समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो, सिनेमा, इंटरनेट आदि। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन और उमाशंकर जोशी का जीवन परिचय लिखना है। अगला प्रश्न दिया है फणीश्वर नाथ रेणु और हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिखना है। अगला है भारतीय हिंदू युग की 3 विशेषताएं। तो भारतीय हिंदू युग की 3 विशेषताओं में आप लिखेंगे पहला राष्ट्रीयता की भावना है। क्या लिखेंगे? राष्ट्रीयता की भावना। दूसरा आप लिखेंगे यथार्थवाद। क्या लिखेंगे? यथार्थवाद। तीसरा आप इसमें लिख सकते हैं
अगला प्रश्न है, प्रकृति पर विजय पाकर ही मनुष्य दम लेता है, इसको भाव विस्तार से समझाना है। प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित आपठित पद्यांश को पढ़कर के नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। पद्यांश है, घोर अंधकार हो, चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर यह दिया बुझे नहीं। यह निरीथ का दिया ला रहा बिहान है, शक्ति का दिया हुआ, शक्ति को दिया हुआ, भक्ति का दिया हुआ, यह स्वतंत्रता दिया। तो यहां से आपका जो शब्द दिया है स्वतंत्रता, तो इससे ये पहला प्रश्न बनेगा कि उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता। दूसरा है, इस गद्यांश का हमें सारांश लिखना है। सारांश लिखने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पूरे पदों में दिया गया है कि शक्ति के माध्यम का प्रयोग करके कवि स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहता है, या स्वतंत्रता की दीपक को वह बार हमेशा जलाए रखना चाहता है, इसे कभी बुझने नहीं देना चाहता है। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न क्रमांक 3, स्वतंत्रता को कवि ने दीपक क्यों कहा है? तो यहाँ हमें लिखना है कि जिस प्रकार से दीपक जल करके अपने आसपास उजाला ही फैलाता है, वैसी ही जो स्वतंत्रता है वह भी भारतवासियों के मन को प्रकाशित करती है या उन्हें उज्ज्वलता की ओर ले जाती है। अथवा में गद्यांश दिया गया है, राष्ट्रीय भावना में शौर्य का अपना विशिष्ट स्थान है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पहला प्रश्न ही यही लिखा है कि इसका शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक आप क्या लिखेंगे? शौर्य और राष्ट्रीय भावना या देश प्रेम। शौर्य भाव क्या है? ये अगला प्रश्न है, शौर्य भाव क्या है? तो यहाँ ये देखिए, शौर्य का भाव आत्मगौरव से परिपूर्ण होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि शौर्य क्या है? शौर्य आत्मगौरव से परिपूर्ण एक भाव है। अगला है, उपर्युक्त गद्यांश का सारांश लिखना है। तो आप इसकी कोई भी 2 या 3 लाइनें अपने स्वयं के विचारों में आप यहां लिख सकते हैं। पद दिया गया है, कविता एक उड़ान है, चिड़िया के बहाने कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो ये जो पाठ है या जो पंक्ति है वह कविता के बहाने से ली गई है। किससे ली गई है? कविता के बहाने। कविता के बहाने पाठ से लिया गया है और इसके लेखक है कौन? इसके लेखक है कुंवर नारायण। अगला जो हमें अथवा पद दिया गया है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी। तो इस पाठ का नाम है रुबाइयां। पाठ का नाम क्या है? रुबाइयां। और इसे लिखने वाले लेखक का नाम है फिराक गोरखपुरी। चलिए गद्यांश देखते हैं। गद्यांश है, कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में ये बातें मन को कचोट जाती। हम आज देश के लिए करते क्या है? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नामो निशान नहीं है। तो आप यहाँ क्या देख सकते हैं? देखो, अब इसमें त्याग की चर्चा हुई है, तो यहाँ पर त्याग का संबंध हमारे किस पाठ से दिया गया है? तो त्याग का संबंध हमारे पाठ सिर्फ काले मेघा पानी दे से है। किसका है? काले मेघा पानी दे पाठ से लिया गया है और ये इसके लेखक है धर्मवीर भारती। अगला हम अथवा में देखते हैं। अथवा में जो गद्यांश दिया है, किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि उसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचरित हो सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आदर्श समाज दिया गया है और आदर्श समाज ये पाठ का नाम ही है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज लिखने वाले व्यक्ति कौन है? B.R. अम्बेडकर। अगला प्रश्न है, उत्तर पुस्तिका की पुनर्गणना। पुनर्गणना का तात्पर्य इवेल्युएशन। हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल को एक पत्र लिखना है। अथवा में है, अपने बड़े भाई के विवाह के लिए ये आया भी था किसमें? प्री बोर्ड परीक्षा में। अपने बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को आमंत्रित करने हेतु एक पत्र लिखें। निबंध है, प्रदूषण की समस्या और निदान, विद्यार्थी और अनुशासन, कंप्यूटर युग, साहित्य और समाज,
भारतीय समाज में नारियों की स्थिति। इसमें से कंप्यूटर की समस्या, ये प्रदूषण की समस्या आप जरूर याद करके ही जाएं। आप सभी का धन्यवाद। आप अगले पेपर में मिलते हैं।